नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, आरएसएस नेता मानहानि मामले में भिवंडी अदालत का फैसला रद्द। मोदी सरकार का अब जनसंख्या नियंत्रण पर जोर, तीसरे टर्म में क्या थमेगा बढ़ती आबादी का शोर। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बिगड़ी का खेल, कांग्रेस की बैठक पे नदारद रहे विधायक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली आप, कहा सत्यमेव जयते। अखिलेश यादव ने प्री बजट को बताया छलावा, कहा सरकार में मंत्रालय बनकर रह गए। हाथरस सत्संग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा। नेपाल में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही, यात्रियों से भरी 2 बसें नदी में गिरी, 63 यात्री लापता। अब समाचार विस्तार से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने वाले भिवंडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को कुछ दस्तावेज देर से पेश करने की अनुमति दी थी। ठाणे की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 जून को कुंटे द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया था। राजेश कुंटे गांधी के खिलाफ मामले में शिकायत करता है। इस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मानहानिकारक भाषण के प्रतिलेख को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था। राहुल गांधी ने इस उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि मजिस्ट्रेट के आदेश कुंटे के द्वारा दायर एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन था, जो कि उसी मानहानि की शिकायत से संबंधित थी। 2014 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की मौत के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने ये भाषण महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में दिया था। उनके बयान के बाद आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे ने उन पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। इस पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा सकती है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इस पर चिंतन चल रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से बयान भी आया है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा है, कानून बने या ना बने, एक नागरिक के तौर पर हमें खुद जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कानून बने या ना बने, पहली बात तो है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी है कि नहीं करनी है ना। आज जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज्यादा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें खुद भी, अगर आज हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कम बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे, तो हम उनका पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे। और वहीं अगर 6-8 बच्चे होंगे तो वो धन तो उतना ही होता है ना जितना कमाता है व्यक्ति, वो सब में बढ़ जाएगा। तो किसी का भी पालन पोषण अच्छे से नहीं हो सकता, जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती, अच्छा जीवन स्तर अच्छा नहीं हो पाता। तो ये हमारे अपने खुद के भी सोचने की बात है कि हमें जनसंख्या अगर हम नियंत्रण में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस नेता उदित राज ने देश में व्यापक बेरोजगारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अग्निपथ योजना की खामियां गिनाते हुए कहा है कि इसके तहत सुरक्षाकर्मी फौज से सेवानिवृत्त होकर अर्धसैनिक बलों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से दूसरे नौजवानों का रोजगार हासिल करने का हक भी मारा जाता है। सबसे ज्यादा गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। आंकड़े सब फर्जी हैं, झूठ है। जब 12 करोड़ रोजगार मिला, ओह, इससे भी बड़ा कोई झूठ है। तो इसके मतलब जो युवा अभी मारे घूम रहे हैं या जो कोचिंग सेंटर में पड़े हुए हैं, वो तो बेवकूफ़ हैं। इसके मतलब कि 12 करोड़ नौकरी को खोजना चाहिए, कहाँ पर है वो? 12 करोड़ नौकरी क्या पाताल के अंदर दे दिया कि आसमान में दे दिया है? अरे 800 पहुँच गए, 8000 पहुँच सकते हैं। यहाँ तो 2-2 पोस्टिंग पर 10-10 हज़ार लोग आए हैं, 10-10 पोस्टिंग पर लाख लोग आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का मौसम लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है। इस बार भी हर साल की तरह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बारिश ने आफत मचाई हुई है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और मुख्य सड़कों समेत कई प्रमुख रास्ते भी बंद हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से बड़ी महेश डल झील का मार्ग बाधित हो गया है।
इसके अलावा हिमाचल में भी नदियां उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नाले किनारे न जाने की अपील की है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोगीधारा में हुए भूस्खलन के कारण पिछले 3 दिन में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने से हिमालयी धाम तथा हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे वाहनों को चमोली और कर्णप्रयाग के बीच रोक दिया है, जिससे लगासू थाने के निकट जाम जैसी स्थिति बन गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ के कर्मी जोगीधारा में मलबे के ढेर को पार करने में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, जबकि वाहनों में यात्रा करने वाले लोग लगांसू थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर आवाजाही शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में हुई बहुत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ये अलर्ट 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत के लिए जारी किया गया है। वहीं 13 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में पार्टी के 37 विधायकों में से 3 विधायक नदारद रहे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही। इस पर अब नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने एमएलसी चुनाव पर कहा है कि महाविकास अघाड़ी की ओर से 3 उम्मीदवार हैं और तीनों के जीतने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ पार्टी ने अगर एक उम्मीदवार कम खड़ा किया होता तो चुनाव निर्विरोध होता। आघाड़ी की तरफ से 3 उम्मीदवार है और तीनों चुन के आने की पूरी हमको उम्मीद है। ये घोड़े बाजार की बात हो रही है, जिस तरह से बसों में रखा जा रहा है, होटलों में ऐसा घोड़े बाजार वगैरह कुछ नहीं रहता, सब एक जगह रहते। इस माध्यम से, ऐसे इलेक्शन के माध्यम से सब एक आधा दिन सब साथ में रहते हैं। इसको घोड़े बाजार थोड़ी कहते हैं। साथ में आना, साथ में जाना घोड़े बाजार थोड़ी है। इस बार अनअपोज नहीं हो रहा है, एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा है, क्या कहना चाहिए? हमेशा जो पावर में पार्टी, उन्होंने एक उम्मीदवार कम खड़े करते तो हो जाता था। ये उन्होंने अगर एक उम्मीदवार कम खड़े करते तो अनअपोज होता था। अनअपोज के हमारी थोड़ी जिम्मेदारी रहती, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने आज यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसका मकसद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले प्रदेश की जनता यूसीसी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सके। यूसीसी रिपोर्ट 4 वॉल्यूम में तैयार की गई है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि जो संहिता उत्तराखंड में की विधानसभा ने पारित की, उसके पीछे जो भी मटेरियल था वो अभी तक पब्लिक नहीं किया जा सका था, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। तो अब समिति जो रिपोर्ट के वो पार्ट 1 और पार्ट 3, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3, जिसमें कि रिपोर्ट तैयार करने के पीछे किन किन चीजों का ध्यान रखा गया, किन चीजों का अध्ययन किया गया, क्या क्या विचार सामने आए, इन सब का उल्लेख है, उसे सार्वजनिक कर रही है ताकि लोगों की जानकारी में रहे कि भाई जो कोड बना उसके पीछे क्या सोचते। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 घंटे में और बारिश हो सकती है। बारिश के बीच मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया है। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज राज्य में बारिश की संभावना है। इस बीच मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई के जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। शहर में भारी बारिश के बीच मुंबई के किंग सर्कल इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में मुंबई समेत इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि कम से कम अगले 24 घंटे में लगातार मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। दादर, वर्ली, बांद्रा के पश्चिमी उपनगरों में अधिकतम वर्षा होने की उम्मीद है। मुंबई में भारी वर्षा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज राज्य के मुंबई और ठाणे जिले के बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कोकण के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी महाराष्ट्र के 2 जिलों पुणे और सतारा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें नासिक और पालघर जिले शामिल हैं। इसके साथ ही सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को ये जमानत ईडी के केस में दी गई है।
सीबीआई के एक केस अलग से उन पर चल रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी इस केस में एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपका नीति के ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अंतरिम जमानत किसी व्यक्ति की ओर से किए गए अपराध से राहत नहीं है। केजरीवाल को इंटरिम जेल मिली है, हालांकि ये बोला गया कि वो अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की कस्टडी है। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको अपनी जीत समझ रही है। वो कह रही है अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। केंद्र सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते में आम बजट 2024-25 पेश करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक्सपर्ट्स के साथ प्री बजट बैठकें कर रही हैं, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक मामले में बीजेपी सरकार की भूमिका टाइपिस्ट से ज्यादा नहीं है। सपा अध्यक्ष ने प्री बजट की बैठकों पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि प्री बजट का दिखावा भी एक छलावा है। जहां मानहानि होती है वहां सलाह मशवरे का नाटक करना जनता को ठगना है। सरकार में अधिकतम मंत्रालय बनकर रह गए हैं। जब मंत्री ही नहीं बदले हैं तो बजट में बदलाव कैसे आएगा। आर्थिक बदहाली का ये दौर यूं ही जनता को परेशानी और महंगाई के दलदल में धकेलता रहेगा। भाजपा सरकार की नोटबंदी, जीएसटी, आम जनता पर ज्यादा टैक्स और अमीर कंपनियों पर कम टैक्स की घातक आर्थिक नीतियों की वजह से देश में असंगठित अनौपचारिक काम धंधों की 63 लाख इकाइयां बंद हो गई हैं। इसमें बेरोजगारी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे हालातों में जब 10 दिन के बाद बजट पेश होना है, सरकार क्या तो किसी का सुझाव लेगी और क्या पहले से तैयार बजट में कोई बदलाव करेगी। बता दें कि वित्त मंत्रालय में इन दिनों आम बजट को लेकर प्री बजट बैठकों का दौर चल रहा है। इसके तहत विभिन्न एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की जा रही है। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री के शेयरधारकों के साथ ही बजट से पहले चर्चा की है और इसमें आने वाले बजट को लेकर उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को जाना गया है। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। करीब 2.5 लाख की आबादी बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 54 लोगों की मौत हुई है। इनमें से आकाशीय बिजली गिरने से 43, सांप के काटने से 2 और डूबने से 9 लोगों की मौत हुई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुख्यतः जो हमारी 2 नदियाँ हैं, रामगंगा और कोसी, उसमें जब वाटर लेवल बढ़ता है तो फ्लड लाइक सिचुएशन बनता है। आबादी में बहुत ज़्यादा अभी पानी घुसने की कोई शिकायत नहीं है। खेतों में पानी है, कुछ जगहों पे सड़कों पे पानी आ गया है। हमारी टीमें लगातार एक्टिव हैं। हम लोगों ने अपने तहसील स्तर पे टीमें बना रखी हैं। बाढ़ चौकियाँ हमारी एक्टिव हैं, जहाँ पे पुलिस और राजस्व और सिंचाई सभी की संयुक्त टीमें वहाँ पे कार्यरत है।
और लगातार मौके पे नज़र बनाए हुए है। इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ पे ऐसा हमें लग रहा है कि गांव के लोगों को अगर सड़क पे पानी है तो बाहर निकलने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पे मेडिकल की टीमें भी वहाँ पे स्टेशन की जा रही हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दवाइयों की किट भी हम बांट रहे हैं कि कोई वाटर बॉर्न डिजीजेज ना हो। यूपी के हाथरस सत्संग हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को भी कहा है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बेशक ये परेशान करने वाली घटनाएं हैं और आमतौर पर ऐसी घटनाओं को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। हाईकोर्ट इस मामले से निपटने के लिए सक्षम है, इसीलिए वहां जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में हुई भगदड़ की जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई की। याचिका में 2 जुलाई की भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में कोर्ट से राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वे किसी भी धार्मिक या अन्य कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों, वहां के आयोजन में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हाथरस में एक धार्मिक समागम में 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस जिले के फुलरई गांव में बाबा नारायण हरि जिन्हें साकार विश्वहरि और भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके सत्संग के लिए 2.5 लाख से अधिक भक्त एकत्र हुए थे, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूपी पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें उन पर सबूत छिपाने और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी नेता फखरू हसन चांद ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है। सपा नेता ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में रोजगार को लेकर सरकार की ओर से पेश किए गए सभी दावे और आंकड़े फर्जी हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के इस पे कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं जो सच्चाई से परे होते हैं। अगर उसकी गहनता से जांच करेंगे तो ये सारे आंकड़े झूठे नजर आएंगे। इसलिए 10 साल की भाजपा की सरकार में जिस तरीके से बेरोजगारी वो अपने चरम पे है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिनके पास रोजगार था, नौकरी थी, वो भी नौकरी और रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे आंकड़े हैं, ये आंकड़े सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है और ये किसी से भी छुपी नहीं है। जो सरकारी आंकड़े हैं उनको ही देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी दर वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय आम बजट पेश होने वाला है। इससे पहले बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार का विकास कैसे हो और प्रदेश में चल रही योजनाओं को गति देने पर चर्चा हुई है। वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य के विकास, राज्य हित एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बजट से पहले इस मुलाकात के दौरान इस पर भी चर्चा हुई कि बिहार में अधिक राशि पहुंच सके, जिससे प्रदेश का और तेजी से विकास हो। केंद्रीय आम बजट से पहले बिहार के वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें कि आम बजट के पहले जेडीयू के कई बड़े नेता और मंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने या विशेष पैकेज देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। बीते गुरुवार को नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए पूर्व IAS अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग को जोरदार तरीके से रखेगी। उधर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिला तो परिस्थिति ऐसी नहीं बनी तो कम से कम एक विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम लोग विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की मांग जरूर करेंगे। नेपाल में कुदरत ने कहर बरपाया। नेपाल में लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि चीख पुकार मच गई। नेपाल में भूस्खलन की वजह से यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूल नदी में बह गईं। इन 2 बसों में सवार 63 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 7 भारतीय बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर है और बचाने की जंग जारी है। बचाव कर्मियों ने भूस्खलन के मलबे को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार एक बस वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौड़ से काठमांडू जा रही थी। नारायण घाट मुगलिंग मार्ग पर भूस्खलन की वजह से यह हादसा हुआ है। नारायण घाट और मुगलिंग की
बीच ये घटना सुबह 3:30 बजे की है। इस हादसे में कई सारे लोग मारे जाने की संभावना है। मरने वालों में कई भारतीय भी शामिल हैं। चितवन की मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी की माने तो दोनों बसों में बस चालकों सहित 63 लोग सवार थे। भूस्खलन के कारण बसें सुबह करीब 3:30 बजे त्रिशूल नदी में बह गईं। उन्होंने कहा कि हम घटना स्थल पर हैं और सर्च अभियान चल रहा है। लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश में हमें दिक्कत आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि नारायण घाट मुगलिंग सड़क खंड के सीमावर्ती क्षेत्र में भूस्खलन से बस के बह जाने से देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण लगभग 5 दर्जन यात्रियों की मौत और संपत्ति के नुकसान से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं गृह प्रशासन सहित सरकार की सभी एजेंसियों को यात्रियों को खोज करने और उन्हें प्रभावी ढंग से बचाने का निर्देश देता हूँ। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।